बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं हर विधानसभा से किसी न किसी पार्टी के ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जो अपनी दावेदारी आपकी अदालत में पेश करता है। आज जिस शख्स को मैं आपकी अदालत में लेकर आया हूं वो मसूदा विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम है रामसुख गुर्जर। रामसुख गुर्जर मसूदा के लिए कोई पुराना नया नाम नहीं है, कोई सब लोग उनको जानते हैं वहाँ मसूदा के अंदर। उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। बहुत देरी से दावेदारी करने का उनका ये जो सवाल है कि इतनी देरी से दावेदारी क्यों कर रहे हो, तो मुझे मालूम चला कि कुछ कतिपय समीकरण थे जिनको बैठाने के लिए उन्होंने समय लिया और उसके बाद में आप मजबूती के साथ में आपकी दावेदारी पेश करना है। मैं रामसुख जी आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस चैनल के ऊपर कि आप आए और आपने यहाँ कार्यक्रम बताया। यहाँ आपको जानकारी दे दूँ दर्शकों कि रामसुख गुर्जर जो हैं वो मूलतः मिलिट्री सेना के अंदर पहले मिलिट्री में थे, अच्छी ओहदे पर, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब रिटायरमेंट हुआ उनका तो उसके बाद में वो प्रशासनिक सेवाओं में भी आए और उसके बाद में वो एडीएम पद से रिटायर्ड हुए। आप इंटेलिजेंस, राजस्थान इंटेलिजेंस में भी रहे हैं और उन्होंने बहुत एक लंबा राजकीय अपना कार्यकाल बिताया, लेकिन अब वो जनता के बीच में आकर अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। तो आपका स्वागत। सबसे पहले मेरा रामसुख जी आपसे सवाल ये है कि आप अचानक राजनीति में आने का आपका ख्याल कैसे आया? इसमें अचानक वाली बात नहीं है सर। एक्चुअली मैंने मसूदा भूमि पे जन्म लिया, उसके बाद मेरा जुनून था कि मैं सेवा करूं और भारतीय सेना में मैं चला गया। उसके बाद मैं निरंतर सेवा करते हुए जब मेरा यहाँ हुआ तो मैंने पहले इंटेलिजेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैं निरंतर प्रयास करता रहा कि बेटरमेंट में जो है मैं सर्विस दे सकूं जनता को। मेरा फिर आरटीएस में सिलेक्शन हुआ, आरटीएस से मैं जो एडीएम तक रहा हूं। जहाँ जहाँ मेरा पदस्थापन रहा है वहाँ मैंने बेखूबी लोगों की, दीन दुखियों की सेवा की है। यहाँ तक कि मेरे पास जो शिकायत आती थी तो मैं उसको इनिशिएटिव लेकर के खुद वहाँ तक गंतव्य तक पहुँच करके उसका निस्तारण करता था। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको कुचामन का। कुचामन में मेरे पास एक शिकायत आई कि 80 साल की राजपूत महिला जिसकी पेंशन रुके हुए 2 साल हो गए। जब मुझे उसका मालूम चला तो मैं शाम को 6 बजे पूरे आईटी को जो है स्टाफ को लेकर के विद कंप्यूटर मैं उसके घर पहुंचा 25 किलोमीटर पे। चारपाई पे बैठ के उसके सारे अंगूठा निशानी ये सारा कुछ तस्दीक करवा के और उसकी पेंशन को मैंने चालू करवाई। उसके बाद उसको एक साथ एक मुश्त पैसा मिला 25-30 हज़ार रुपये। तो वहाँ से मैसेज आया कि ये मेरा दूत बन के, बेटा बन के आया है। वो बहुत दुखी थी महिला। उसके बाद जब मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ तो वो मेरे पास मैसेज आए कि वो अम्मा बहुत रोई कि आज मेरा बेटा जो है यहाँ से चला गया। मैंने उनको यही मैसेज दिया कि मैं जहाँ भी हूँ आप कि मैं सेवा में निरंतर करता रहूँगा। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मीट आउट करूँगा, फ़ोन से करूँगा। ऑफिसर हमारे हैं, जहाँ भी अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका निस्तारण अवश्य करूँगा। हाँ, तो रामसुख जी ये कहना चाह रहे हैं आप कि आपकी मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो बहुत मुखर हैं और वो बचपन से हैं। आपके कार्यकाल, आपके पिताजी वगैरह का थोड़ा सा बताइएगा। मेरे पिताजी एक किसान थे, किसान परिवार में मैं जन्म लिया, देवाराम जी गुर्जर, और मेरी माता नानी बाई के कोख में मैंने जन्म लिया है। और उसके बाद में मेरे पर संगति भी ऐसी रही है कि मैं साधु संतों के साथ में जो है मेरा जीवन पढ़ते समय ही मेरे आचरण ऐसे रहे कि मैं मंदिर में सेवा करता था। गोपाल द्वारा, मसूदा का गोपाल द्वारा है, उसमें मैंने सेवा दी है। 4 बजे उठता था और मैं वहाँ पर झाड़ू लगाता था और गोपाल द्वारा की सफाई करवाता था। नहा धो के मैं जो है झालर बेल बजाता था, गुरुजी महाराज को मैं आरती करवाता था गोपाल द्वारे में जी। उसके बाद में मैं रोज़ डेली 3-4 किलोमीटर डेली दौड़ के आता था जी। इस प्रकार से मैं जो है
शुरू से मेरा जो है संस्कार ऐसे रहे साधु संतों के साथ में, और पूजा पाठ का मेरा नियम रहा है। और आज भी मैं कम से कम 2 घंटे मेरे सालासर बालाजी के चरणों में मैं सेवा करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पिछला इतिहास है वो पूजा पाठों से जुड़ा रहा, लेकिन राजनीति और पूजा पाठ में बहुत अंतर है। आप पता नहीं क्यों राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति, क्या आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य है कि जो लोग कहते हैं कि ये राजनीति जो है गंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है सेवा का, और जो लोग इसे व्यवसायीकरण समझते हैं और व्यवसाय करते हैं, वो मैं उनके खिलाफ हूँ। जब आपको इतना बड़ा सेवा का प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप लोगों के लिए अच्छे कानून बनवा सकते हो उस विधानसभा में बैठ के, और लोगों की जो है बेटरमेंट से बेटरमेंट जो सेवा आप दे सकते हो दीन दुखियों के लिए, और पूरे जमात के लिए, पूरा समाज के लिए एक आप वो एक अच्छा संदेश दे सकते हो काम कर करके, सेवा करके। जी, तो आप सेवा भाव से राजनीति में जुड़े, और भाजपा से क्यों जुड़े? और दूसरी पार्टियां भी थी, आप भारतीय जनता क्योंकि मेरे विचार जो है, मैं ध्वजाधारी हूँ। मैं हमेशा बालाजी की पूजा की है, और बालाजी जो है निस्वार्थ भाव से राम जी की सेवा की है, तो मैं उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मेरा जुनून है और मेरा पवित्र उद्देश्य है। मैं किसी प्रकार का राजनीति में आने के बाद किसी प्रकार का कोई व्यवसायीकरण नहीं होने दूंगा, और ना मैं करूंगा। मेरी कथनी और करनी में आज तक फर्क नहीं आया है। आपको मैं उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी 2020 में जब हुई थी, सूरत से रिश्ता आया, और उन्होंने डावरी सिस्टम के हिसाब से उन्होंने कहा कि आपको ये देंगे वो देंगे। मैंने उनको एक छोटा सा एक ही सवाल में एक ही जवाब दिया कि मुझे केवल कन्या चाहिए, कन्या और कलश चाहिए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे सालासर बालाजी की कृपा चाहिए। लेकिन जब संबंध होता है तब हर व्यक्ति सोचता है कि शायद ये ऐसे ही कहते हैं, और मैंने उनको साफ शब्दों में कहा कि मेरी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं होगा, क्योंकि मेरा सांचा ही ऐसा है। मंदिर के अंदर मैं रहा हूँ, सेवा की है, और उसके बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं में मैं देश की सेवा की है, तो मेरा जो है सांचा ही ऐसा रहा है सेवा भाव का। तो इसलिए उन्होंने ये सोच के कि जब रिश्ता होता है तो लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब सगाई समारोह हुआ तो थाल में 11 लाख रुपए लेकर के वो और गाड़ी लेकर आए। मैंने उनको नतमस्तक करके और उनको वापस दिया कि ये सामान आपका है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं बनता है। मैं कन्या और 101 रुपये मैंने लेकर के और वो संबंध मैंने तय किया, और आज बहुत अच्छी तरह से जो है उनका दोनों बेटी और बेटा का संबंध बहुत अच्छी तरह से चला, बहू बेटी के समान है। और मैंने उस समय जो है वहाँ पर चैनल भी आए थे, इंटरव्यू भी दिया था। मैंने बोला कन्या जो है, कन्या को पाल पोस के पढ़ा लिखा कर कोई अपने हृदय के टुकड़े को किसी को सौंपता है तो ये कोई कम बात नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, आपकी संवेदनाएं अपनी जगह हैं, और निश्चित रूप से सामाजिक कुरीति के खिलाफ आपका ये जो बुलंद निर्णय रहा वो स्वागत योग्य है। और समाज के अंदर ये अच्छा मैसेज जाता है कि आप दूसरे के घर पर पली हुई बच्ची को अगर जड़ से उखाड़ कर लाते हैं और अपने घर पर उसको अगर बो नहीं पाते ढंग से, अगर उसका फैलाव नहीं हो पाता, उसका विकास नहीं हो पाता, तो निश्चित रूप से आप पाप के भागीदार हैं। ये एक बहुत अच्छी आपकी आप बहुत अच्छी विचार है, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये रहेगा रामसुख जी कि आप मसूदा के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मसूदा का आज तक जितना विकास हुआ, आप रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ एक तरीके से चरागाह बना दिया गया है उसे, और जो भी आता है लूट के चला जाता है ना। बहुत अजीब सी स्थिति है मसूदा की। तो आप क्या कहना चाहते हैं, उसमें क्या करना चाहेंगे? जैसा कि आज तक वहाँ का विकास हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ माटी का लाल आया नहीं, क्योंकि आज तक जो है सोतेला बेटा, एक माँ जो है मातृभूमि अपनी माँ है, उस माँ को अगर सोतेला बेटा अगर मिलेगा तो वो सोतेली जैसी ही सेवाएं देगा। अगर खुद का बेटा है तो उसको पीड़ा आएगी, उसकी माँ की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मेरी मातृभूमि है वो, ये मेरे पे कर्ज है, क्योंकि वहाँ जन्म लेकर के उन गलियों में खेला कूदा हूँ और वो स्कूलों में खेला कूदा हूँ, वो उस मिट्टी का मेरे पर ऋण है। ये ऋण ईश्वर की कृपा और बालाजी सालासर की कृपा से अगर ये मैं ऋण चुका पाऊँ तो मैं अपना आप को धन्य समझूंगा।
वो तो वहाँ ठीक है। के विकास हाँ, में विकास। जिस प्रकार से आप आज देख रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी नहीं है, ऐसी टूटी फूटी सड़कें हैं वहाँ की व्यवस्थाएं जो है, और आवागमन के साधन नहीं है। आज अजमेर आए तो वहाँ केवल एक रोडवेज आती है और एक जाती है। तो ये एक विधानसभा हेडक्वार्टर होकर के ये व्यवस्थाएं हैं, जो इन व्यवस्थाओं को हम जो है चेंज करेंगे, और प्रयास होगा कि रोडें भी ठीक हो, वहाँ की व्यवस्थाएं भी ठीक हो। मूलभूत सुविधाओं के लिए आपकी लड़ाई रहेगी। बिल्कुल, मूलभूत आप सुविधाओं के जैसे लिए आप लड़ाई। सड़कों के लिए है, ऐसी पानी के लिए है, स्वास्थ्य के जी, लिए है, बिल्कुल, शिक्षा के लिए शिक्षा के है। लिए। हाँ, तो उसमें आप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या सोचते हैं आप। जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जीवन यापन करते हैं वो लोग, उनका डाउन टू अर्थ वहाँ जाकर के देखें तो हमें पता चलता है कि उनकी जीवन कितनी संघर्षपूर्ण जीवन है किसान का। किसान और जय जवान, मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन कैसे अच्छा हो, कैसा उनका जीवन जो है ऊपर उठे, इस बात को मैं हमारे जहन में रखा हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैंने भी संघर्ष किया और मैंने हल चलाया है, मैंने खेती की है, ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। तो मुझे मालूम है किसान की पीड़ा। तो मैं एक किसान, किसान के बाद सैनिक बना। सैनिक, जय जवान जय किसान। जो आज सैनिक की स्थिति और किसान की स्थिति अगर सुदृढ़ होती है तो हमारा देश विकसित हो और सुदृढ़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके विचारों से मैं सहमत हूँ। जय जवान जय किसान, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। और ये जय जवान और जय किसान, आप तो दोनों ही आपकी काया के अंदर जवान भी रहा है, किसान भी रहा है, और आपकी काया के अंदर मसूदा की मिट्टी भी रही है। मसूदा की मिट्टी के एहसान को चुकाने के लिए आप राजनीति में आए हैं, और यह एक अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा, आप गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, जी। आपका राजनीतिक रूप से अगर क्या सिर्फ गुर्जरों पर डिपेंड रहेगा, 36 कौमों पर रहेगा, किस तरीके से? मेरा 36 ही कौमों पे प्यार है और 36 ही कौम मुझे प्यार करती है। मंगरा क्षेत्र जो पूरा है वो चीता मेरात काठात लगभग 5000 सैनिक हैं वहाँ पर, और 5000 सैनिक जो है एक सैनिक धर्म मानते हुए, अभी 4-5 दिन पहले शिव बाबा के वहाँ पर स्थान पर मेरा स्वागत किया, उन्होंने सम्मान दिया। मैं उनका बहुत ही ऋणी हूँ इस बात के लिए कि उन सैनिकों ने मेरा सम्मान दिया है। तो मैं और उन्होंने वादा भी किया है कि हमारा जो है अब कोई धर्म नहीं होगा, एक सैनिक धर्म निभाने के लिए हमारे, और हम पूरे परिवार के साथ आपको वोट करेंगे। हम आपको अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है, हम सैनिक के साथ हमारा परिवार के साथ हमारे जितने भी जाति बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब आपको समर्थन करेंगे, इसका वादा किया उन्होंने। ये मैं उनका कृतज्ञ हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल से आपके दावे के लिए कि भाई मैं आऊँगा, विधायक बनूंगा तो मैं ये करूँगा, तो एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या क्या करना चाहेंगे? जैसा कि मैं प्रशासन में रहते हुए भी अत्याचारों के साथ लड़ा हूँ जी, कभी हार नहीं मानी, ना तो कि चाहे नेता हो चाहे सरकार हो। मैं एक ही सरकार का हुक्म मानता था, सालासर सरकार, और वहाँ से मुझे इन्विटेशन होता था कि ये सही है तो कोई रोक नहीं सकता, जय श्री राम बोलो और काम करो। और मेरा ये स्लोगन जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पर जय श्री राम मई माहौल रहा है। चाहे वहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, वो भी मुझे प्यार करते थे और वो जय श्री राम बोलते थे मुझसे, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी किसी के साथ में। और आपको एक दृष्टांत बताता हूँ कि 2020 में जब पंचायत राज के चुनाव थे तो मेजर नटवर सिंह शहीद प्रांगण के अंदर पूरे मतदान दल जो है उनको संबोधित करते हैं रवाना करने से पहले। तो उस समय कलेक्टर साहब ने कहा कि आप संबोधन करेंगे इनको, तो मैंने संबोधन किया तो मैं सबसे पहले जय श्री राम बोलता हूं, और जय श्री राम से उद्घोष इतना जोरदार हुए कि पूरा पंडाल, पूरा ग्राउंड गुंजायमान हो गया। उसमें से एक मीडिया पर्सन ने वो क्लिप लेकर के और चुनाव आयोग को मेरी शिकायत करी कि ऐसा अधिकारी गुजर है जिसने जय श्री राम का उद्घोष लगा करके और राजनीति को, बीजेपी को रंग दिया है। ऐसा जो है मेरी शिकायत हुई, मेरा एक्सप्रेशन कॉल हुआ। मैंने कहा मेरी सांसों में जब तक
सांसें हैं जब तक जय सिया राम बोलूंगा। मेरे हनुमान जी तो इसी से प्रसन्न होते हैं। ये महामंत्र है, कोई उद्घोष नहीं, महामंत्र है ये हनुमान जी का। और जब से समझ आई है, जब से जय श्री राम बोलना शुरू हुआ है, ये अंतिम सांसों तक ये जय श्री राम बोलते रहेंगे। उस दौरान भी हुआ। और एक दृष्टांत और आपको बताना देना चाहूँगा कि रावत भाटा में हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया का इतना बड़ा जो है NPCIL है, अणु परमाणु बिजली घर राजस्थान, उन्होंने लोगों के साथ 2010 का दृष्टांत है कि उन लोगों का 4 दीवारी खींच करके जो आवागमन था उसको अवरुद्ध कर दिया। उन लोगों ने कलेक्ट्रेट पे 1 साल तक धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब कुछ दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएमओ के अंडर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्ञापन ले लेते थे, लेकिन उनका दुख इतना था कि 10 फीट की दीवार पे उन्होंने अल्टरनेट निकाला कि लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ना और 1-1.5 किलोमीटर जाना। शाम को आते तो मोटरसाइकिल की चाबी लगा के सीढ़ियों से चढ़ के अपने बस्ती में उतरते थे। ऐसा दृष्टांत मेरे सामने आया कि मुझे ज्ञापन दिया। मेरी पोस्टिंग को मात्र 20 दिन हुए और मैंने उस दिन सुबह 4 बजे उठा तो हनुमान जी महाराज की कृपा से मैंने उस दिन कहा कि मुझे मौका दिखाएं इसका। आज मैंने मौका देखने गया तो मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और दीवार पे चढ़ा, 10 फीट की दीवार पे, और लोगों ने बताया कि ये इधर बस्ती और ये इधर NPCIL की कॉलोनी। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने एक ही निर्णय लिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन थोड़ी है, ये गरीब जरूर हो सकते हैं, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। मैंने उसी समय JCB पकड़ के और 30 फीट दीवार को तोड़ाया। उस समय बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उसका मैंने न्याय दिलाया है और मैं सच्चाई पे था। मुझे 5 महीने सस्पेंड रहना पड़ा। उसके बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था भाव। और मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी तक मैं मिला। मैंने बोला मैं दूध का दूध, पानी का पानी किया है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो राज्य सरकार का भी उसमें आई होगी। उन्होंने जब अलॉटमेंट हुआ 1 रुपये कीमतन में, तब उन्होंने उस आधी जमीन पे अतिक्रमण करके कॉलोनी बसा ली। ये बस्ती वालों की गलती नहीं है। उन्होंने दीवार नहीं खींचनी थी, परंपरागत रास्ता जा रहा था, उसको उन्होंने अवरुद्ध किया। उसके बाद मेरी कार्रवाई के बाद वहाँ पे 10 करोड़ का रोड बना और मैंने वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया कि जहाँ यहाँ की CSR बनती है, वो CSR जाति कहाँ है। पंखे, किताबें, कॉपियाँ और ड्रेसें बांटने में इतिश्री हो रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नील है, टूटी फूटी सड़कें हैं, सारी व्यवस्थाएं। उस मुद्दे को मैंने बहुत जोर से उठाया और उस मुद्दे के कारण वहाँ CSR धरातल पे आया। आज सरकारी स्कूलें 7-7 करोड़ की वहाँ स्कूलें बनी, हॉस्पिटल बना और रोडें बढ़ गई। यानी वहाँ का जो कायाकल्प हो गई, वो CSR धरातल पर लेकर आया हूं मैं। मेरी ये है जो है लड़ाई थी। और मेरा जुनून है कि मैं सेवा, लोगों की, गरीबों की, SI की सेवा करने का मेरा जुनून है। ये इसलिए मैं इस सेवा में आना चाह रहा हूं। और मुझे लोगों ने कहा, मेरी सेवाओं को देख के कहा कि आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, आपको ये प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए ताकि आप विस्तृत रूप से, वृद्ध रूप से आप लोगों की सेवा कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये क्षेत्र भी इसलिए चुना, लोगों ने मुझे कहा। और मेरे समाज में, पूरे राजस्थान समाज में, मेरे गुर्जर समाज, पूरा राजस्थान जानता है कि मेरी कैसी कार्यशैली रही। आपको मैं बताना देना चाह रहा हूं कि मैं लगभग, ये सब सालासर बालाजी की कृपा है, 1 लाख लोगों को तंबाकू मुक्त कर दिया था। अपने सांवरिया सेवा संस्थान उदयपुर ने मेरे आकर के मुझे एम्बेसडर, भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया तंबाकू मुक्त अभियान में। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये हैं रामसुख जी गुर्जर। मैं तो नहीं जानता था कि इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पेश किया और अपना दावा पेश किया। मैं दोस्तों, मैं आप गर्व के साथ कह रहा हूं कि अब तक मसूदा के जितने भी दावेदार आए, चाहे वो कांग्रेस से रहे, चाहे भाजपा से रहे, सर्वश्रेष्ठ दावेदार अगर मेरी नज़र में अब तक कोई है तो रामसुख जी हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपका दावा बहुत मजबूत है। दोस्तों, अगर आपको विधायक बनाना है और टिकट देनी है तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि इनको ऐसे ही विधायकों को टिकट दें ताकि ये मैदान में लाकर और मसूदा का चुनाव क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प कर सकें। धन्यवाद, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।